अस्सलाम वालेकुम जी। सुप्रीम कोर्ट से बहुत अहम, बड़ी और हैरान कुन डेवलपमेंट्स हैं। हैरान कुन इसलिए हैं कि मखसूस नशस्तों का जो केस था उस पर जस्टिस मंसूर ने 3 रुकनी बेंच की सरबराही करते हुए इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर सस्पेंड किया था। वो वाला ऑर्डर जिसके तहत मखसूस नशस्तें बाकी तमाम मौजूद जो अपने निशान पर जीत कर पार्टीज़ आई थी पार्लियामेंट के अंदर, उनके अंदर तकसीम कर दी। यानी कि वो सीटें जिनका मैंडेट जो है वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल यानी तहरीक इंसाफ के पास था, लेकिन उनका अपना जो स्टेटस था वो पार्लिमानी पार्टी का नहीं था उस वक़्त, तो तमाम की तमाम उनके हिस्से में जो सीटें आना थी वो बांट दी गई थी बाकी जमातों के अंदर। उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया था और फिर उसके ऊपर नया बेंच बनाने के लिए, क्योंकि एक आइनी तशरीह का मामला था, तो नया बेंच बनाने के लिए मामला वापस जो इंतज़ामी कमेटी है उसको भेजा गया कि इसके ऊपर लार्जर बेंच बनना चाहिए। उसके ऊपर हैरान कुन तौर पर अब फुल कोर्ट बना दिया गया है, जिसको तमाम माहिरीन सीनियर साफ़ी खुशाइन करार दे रहे हैं। लेकिन इसमें एक जज जस्टिस मुसर्रत हिलाली बवजह इलालत उसके अंदर मौजूद नहीं है। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर कोर्ट रिपोर्टर सुप्रीम कोर्ट को 2011 से कवर कर रहे हैं जहाज़ेब अब्बासी साहब। इनसे इस मामले पर ज़रूर बात करेंगे कि इस केस का फ्यूचर क्या होगा। और एक और नाजरीन, एक अहम चीज़ कि एक सोशल मीडिया के ऊपर, डिजिटल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा इस चीज़ का शोर था कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को एक्सटेंशन दी जाएगी, जिसकी वजह से जस्टिस मंसूर का जो फ़ैसला था उसको भी बहुत कई दफ़ा तनकीद का निशाना भी बनाया गया और कई दफ़ा कुछ हलकों की तरफ से खुशाइन भी करार दिया गया कि शायद जो 2/3 अक्सरियत हुकूमत के पास थी और जस्टिस मंसूर के फ़ैसले के बाद वो नहीं रही अब उनके पास, तो शायद अब चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को एक्सटेंशन भी नहीं मिल सकेगी। वो एक्सटेंशन मिलनी थी, नहीं मिलनी थी, ये मामला अलग। बहरहाल ये मामला ज़ेर बहस ज़रूर आया। अब इसमें चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब इस केस की सरबराही कर रहे हैं। जहाज़ेब साहब से पूछेंगे, एक तो इस मामले को बताइएगा कि अवाम और लोग ये समझते हैं कि अगर इसका फ़ैसला बाकी पार्टीज़ के हक़ में आता है और सीटें वापस वहीं चली जाती हैं जहाँ से जस्टिस मंसूर के फ़ैसले के बाद आई हैं, यानी कि उन्हीं पार्टी के पास वापस चली जाती है, तो फिर 2/3 अक्सरियत फिर से हुकूमती इत्तेहाद को हासिल होगी। और फिर अगर कोई आइनी तरमीम होती है जिससे काजी फ़ाइज़ ईसा की एक्सटेंशन या ऐसा कोई मामला होता है, तो काजी फ़ाइज़ ईसा डायरेक्ट बेनिफिशरी होंगे। इस सूरत में उन्हें इस बेंच के अंदर नहीं बैठना चाहिए। एक तो ये सवाल इस वक्त बज़ाहिर सबसे बड़ा सवाल जो है मौजूद है। दूसरा, अब फुल कोर्ट बन चुका है, बेशक ये खुशाइन मामला है, लेकिन आप इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे कि इस मामले को किस नज़र से देख रहे हैं? और जस्टिस मंसूर ने जो सवालात अपने हुक्मनामे में, आखिरी हुक्मनामा जो लिखवाया था उसके अंदर उठाए थे, उनका फ्यूचर क्या होगा? कमर, सबसे पहले तो जो कुछ आपने फैक्ट्स बताए उसमें मज़ीद बेहतरी कर रहा हूँ। एक तो सुप्रीम कोर्ट के जो 3 रुकनी बेंच है जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में, उन्होंने इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले को सस्पेंड नहीं किया। उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले को सस्पेंड किया था और पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आई। पेशावर हाई कोर्ट के डिवीजनल बेंच के फैसले को। जी, दूसरा मामला ये है कि लेकिन उससे पहले इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया था, पेशावर हाई कोर्ट ने सस्टेन रखा और सुप्रीम कोर्ट ने उसको सस्पेंड कर दिया था। जी। नंबर 2, ये जो एक्सटेंशन वाली बात है, मेरी पहले दिन से ये व्यू है कि ये सारी कहानियाँ बेची जा रही हैं। ठीक है, कोई चांस ही नहीं था, काजी साहब लेना भी नहीं चाहते और ना वो लेना चाह रहे थे, ना कोई इस तरह का कुछ सिलसिला था। ये कोई कहानी अगर बेची भी गई जी, तो उसमें शायद कहीं ना कहीं जो कन्फ्यूजन फैली उसमें थोड़ा बहुत हाथ वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब का भी है, जब उन्होंने शाहज़ेब खानज़ादा साहब के प्रोग्राम में कह दिया था कि हम इस इम्कान को खारिज नहीं करार दे सकते। ठीक है, तो उससे मज़ीद जो है वो तकवीयत मिली है, उसके ऊपर डिबेट्स होना शुरू हुए। अब आते हैं जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने सस्पेंड क्यों किया। तो ये असूल है कि जब भी सुप्रीम कोर्ट ये तय करती है कि हमने ये केस इस दरख्वास्त को काबिल समाअत सुनना है जी, और ये दरख्वास्त काबिल समाअत है जी, तो फिर दरख्वास्त काबिल समाअत जब करार दी जाती है जी, तो उसके लिए जिस अदालती फ़ैसले के ख़िलाफ़ आया जाता है उस अदालती फ़ैसले को सस्पेंड किया जाता है। ठीक है, ये मुमकिन नहीं होता कि आप दरख्वास्त को भी काबिल समाअत करार दे दें और उस फैसले को भी सस्पेंड ना करें। हमने मिलिट्री कोर्ट्स वाले केस में देखा, दीगर बहुत सारे केसेस में ये असूल जो है वो मौजूद है कि ऑर्डर सस्पेंड हुए बगैर अदालती कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकती। अब आते हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो क्वेश्चन फ्रेम किए हैं उसके ऊपर। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ये कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि जो असम्बलियाँ हैं, चाहे वो सूबाई असम्बलियाँ हैं या कौमी असम्बली है,
उसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो मुतनासिब नुमाइंदगी है वो झलकनी चाहिए। जी। अब वो मुतनासिब नुमाइंदगी क्या है, उसमें जहाँ पे जनरल सीट्स तो इलेक्शन होता है, डायरेक्ट आवाम वोट करती है। अब मुतनासिब नुमाइंदगी में आता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, नॉन मुस्लिम्स, ख़वातीन की सीटें, तो ये अक़लियती सीटें। तो ये वो कॉन्स्टिट्यूशन ने इसका प्रोसेस दिया हुआ है, और इसके ऊपर जहाँ पे आइन ने दिया हुआ है वहीं पे लफ्ज़ कानून का भी है कि ये आइन और कानून के मुताबिक होगा। तो अब इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल कोर्ट बैठ के डिसाइड कर रहा है। आपने भी कहा कि ये 13 रुकनी बेंच है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के कुल जजेस की तादाद 14 है। लेकिन जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा को अल्लाह ताला उनको सेहत दे, उनको दिल का अटैक हुआ था और वो अलील हैं, तो इस वजह से वो इस बेंच में नहीं हैं। और इसी वजह से जो 6 जजेस वाला ख़त वाला मामला है, सो मोटो वाला, उसमें भी जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा हैं, तो इसलिए भी वो केस जो है वो समाअत के लिए नहीं मुकर्रर हो रहा। अब तमाम जजेस बैठ के डिसाइड करेंगे, और ये अहम क्यों है और ये एक अच्छा बेंच क्यों है, इसकी वजह ये है कि इस बेंच में हर फीचर का चीफ जस्टिस भी शामिल है, और ये वो तमाम जजेस अगर शामिल हैं तो जाहिर है ये वो फैसला है जिस पे आने वाले पॉलिटिकल जो सिनेरियो है उस पर असरात भी हो सकते हैं। जी। अब जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बनेंगे, वो भी इस बेंच में शामिल हैं, उनका भी ओपिनियन आएगा। जस्टिस याहिया हैं, जस्टिस मुनीब हैं, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा हैं, तो ये वो तमाम जजेस पर मुश्तमिल एक बेंच बना है। तो ये बहुत अच्छा एक बेंच कंपोजिशन है। कम से कम किसी को ये उंगली कोई नहीं उठा सकता कि ये हम ख्याल जजेस पर मुश्तमिल कोई बेंच बनाया गया है। जी। कोई ये नहीं उंगली उठा सकता कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने खुद सरबराही कर रहे हैं और इन्होंने जो है वो अपने हम ख्याल जजेस को साथ बिठा लिया है, या कोई ऐसा बेंच बनाया है जिसकी बुनियाद के ऊपर आप ये गेस कर सकते हैं कि ये मेजॉरिटी इस तरफ होगी। काजी साहब का जो ग्रुप है या उनके जजेस जो हैं वो खारिजुल इम्कान तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इसलिए अब ये गेस करना भी देखें ना, बेंच कंपोजिशन, इसलिए मैं इसे कहता हूँ कि बहुत अच्छा है कि आप फौरी तौर पे गेस नहीं कर सकते कि फ़ैसला क्या होगा। सर ठीक है, लेकिन देखें अभी अगर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब इस बेंच की सरबराही करते हैं, लेट्स सपोज 2 फैसले आ सकते हैं, या फ़ैसला हक़ में आएगा या फ़ैसला ख़िलाफ़ आएगा, लेकिन यहाँ तीसरे फैसले की तवक्को, तीसरे फैसले की तवक्को भी है कि ये सीटें किसी को भी ना मिलें, जहाँ अभी हैं वहीं रहें, और सुप्रीम कोर्ट ये कह दे कि जब तक इसके ऊपर पार्लियामेंट कोई कानून साजी नहीं करती हम इसको नहीं देखते। या फिर जब हम पहले इस बात को डिस्कस कर रहे थे, आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर हैं पंजाब से, उन्होंने जो अपना डिसेंडिंग नोट लिखा था उसके अंदर भी उन्होंने लिखा कि ये जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है ये होनी चाहिए, और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल चूँकि अब पार्लिमानी पार्टी बन चुकी है, इसलिए उनको सीटें मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, इसके ऊपर पार्लियामेंट को मामला देखना चाहिए, वहाँ डिबेट होनी चाहिए, इसके ऊपर कानून साजी होनी चाहिए। तो अब मामला उस तरफ भी जा सकता है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ख़ुद सरबराही कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम ये चीज़ समझ लेते हैं, जो कि खारिजुल इम्कान नहीं है ये चीज़, कि वो सीटें वापस इन्हीं जमातों को दे दी जाएं। अगर ऐसा होता है, और आज़म नज़ीर तारड़ साहब के बयान के मुताबिक जो कि उनका प्लान है, जो जुडिशल एक पैकेज की बातें पहले हो रही थी, अगर वो होती हैं और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की रिटायरमेंट की उम्र 68-60 कर दी जाती है, जो कि अभी चीफ़ जस्टिस की रिटायरमेंट की साल 65 साल है, तो फिर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब 3 साल और चीफ़ जस्टिस रहेंगे। ये तो एक समझने वाली बात है। तो इस सूरत में वो डायरेक्ट बेनिफिशरी हैं। तो आप ये नहीं समझते कि उनको इन सारी चीज़ों को समझते हुए इस बेंच की सरबराही नहीं करनी चाहिए? बाकी जजेस हैं, फुल कोर्ट चलो बैठा है, 13 के बजाय 12 बैठ के डिसाइड कर लें। ये है बेसिकली काइट फ्लाइंग, मतलब ना ऐसे हवा में जी बातें हैं जी। देखें ये जो 13 रुकनी बेंच है, ये हर जज जो है देखिए हुकूमत इसके ऊपर हुकूमत जो मर्जी करे। देखें केस तो सुप्रीम कोर्ट के 13 जजेस की इंटेंशन भी तो सामने है ना सर, जो मर्जी हवा में बात कैसे। देखिए मेरी बात सुने, इन 13 जजेस ने फ़ैसला करना है, और ये फ़ैसला जजेस कोई ऐसा नहीं होता कि एक जज किसी खुदा ना कर सके किसी दूसरे जज के सर के ऊपर बंदूक रख के कहे कि ये फ़ैसला करो। यहाँ पे हर जज आज़ाद है, एक आज़ाद सोच रखता है। बिल्कुल हमने डेसिशन दे सकता है। हमने कल देखा जी जस्टिस अख्तर साहब ने क्या किया, उन्होंने कहा लाइव चलनी चाहिए, बाकी 4 ने कहा नहीं चलनी चाहिए। तो उनका एक आज़ाद व्यू था ना। ये अलग बात को उन्होंने कहा जी कि हम वो काले भूंड हैं, तो वो बहरहाल वो एक ऑब्जर्वेशन भी उन्होंने दी। वी आर ब्लैक बम्बल बीज जी, वो जो मतलब पांचों के पांचों को उन्होंने कहा जो वहाँ बैठे थे। उन्होंने अपने ही कहा या पांचों को कहा या उन्होंने सबको कहा, ये खैर मुझे नहीं पता। चले इसको छोड़। अच्छा तो अब बात ये है कि ये
ये फैसला काजी फ़ाइज़ ईसा का फ़ैसला हिस्ट्री में नहीं लिखा जाएगा जी, ये 13 रुकनी बेंच का लिखा जाएगा। ना, इसे कहा जाएगा कि फुल कोर्ट का फ़ैसला है जी। और फुल कोर्ट का फ़ैसला जो होता है वो पाकिस्तान के जुडिशल हिस्ट्री में बहुत अहम फ़ैसले हुए हैं। लेकिन ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का फैसला फुल कोर्ट ने दिया, लेकिन मिलिट्री कोर्ट्स का फैसला फुल कोर्ट ने दिया। काजी साहब पे ये इल्ज़ाम है कि कोई भी बेंच, कोई भी केस उस वक्त तक फिक्स नहीं होता जब उसकी फेट, किस्मत का फैसला नहीं कर लिया जाता। वो खुद करते हैं, वो खुद देखिए। 3 रुकनी बेंच ने बैठ के 3 रुकनी बेंच ने बैठ के बल्ले का केस सुना, जहाँ से यही मामला शुरू हुआ। उस वक्त पूरी कौम देख रही है, एक जमात का निशान छीन लिया गया, 3 लोगों ने छीना। क्या उस वक्त फुल कोर्ट नहीं बनना चाहिए था? लोग कह रहे थे बनना चाहिए। आपको याद है वकील थे अली ज़फ़र साहब और हामिद खान साहब PTI की तरफ से जी। तो जहाँ तक मुझे याद पड़ता है शायद 3 से 4 मरतबा चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने उन दोनों था कि आपको एतमाद है या नहीं। तो उन्होंने क्या जवाब दिया था? उन्होंने कहा था कि हमें एतमाद है। तो जब पॉलिटिकल पार्टी को एतमाद है तो फिर साफ़ियों को मेरे ख्याल में अदम एतमाद का इज़हार नहीं करना चाहिए। नहीं, साफ़ी अदम एतमाद नहीं कर रहे। साफ़ी ये कह रहे हैं, या जो एक चीज़ बनती है कि उस वक्त भी कॉन्स्टिट्यूशनल इशू था, ये इंटरप्रिटेशन का इशू था, इंटर पार्टी इलेक्शन जो है उसमें मामला था। काजी साहब ने जो फ़ैसला दिया वो ये दिया कि चूँकि इन्होंने अपने पार्टी आइन के मुताबिक इलेक्शन सही नहीं करवाए, इसलिए इनको निशान नहीं मिलना चाहिए। जबकि पाकिस्तान के आइन को शायद थोड़ा सा उन्होंने पीछे धकेल दिया। अगर उसको देखते तो शायद वो मुकद्दम होता और निशान भी ना लिया जाता। खैर, बहरहाल काजी साहब की मर्ज़ी है, काजी साहब की अदालत है। लेकिन आप इस प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के कानून को कैसे देखते हैं? अब जब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पार्लिमानी पार्टी बन चुकी है, अब कितने % चांसेस हैं कि सीटें वापस सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलेंगी? कितने % चांसेस आपको लगते हैं और किस वजह से कि बाकी पार्टी को मिलेंगी, और कितने चांसेस है कि किसी को भी नहीं मिलेंगी? मेरे ख्याल में असल सवाल जो है जी वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को रिजर्व सीट्स देने का नहीं है। ठीक, जो मेरी दानिस्त है, क्योंकि मैं कोर्ट रिपोर्टिंग में जो कुछ मुझे थोड़ी बहुत समझ है जी, मेरे ख्याल में क्वेश्चन अब ये होगा कि क्या एक पॉलिटिकल पार्टी जिन मखसूस नशिस्तों की हकदार थी जी, क्या वो रिज़र्व सीट्स या वो मखसूस नशिस्तें क्या दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ में बांटी जा सकती हैं या नहीं? रीएलोकेशन का जो सवाल जस्टिस ये वो क्वेश्चन है जिसको सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने एड्रेस करना है। ठीक है, और यहीं से जो केस है वो डिसाइड होगा। क्या सुप्रीम कोर्ट ये होल्ड करेगी कि ये सीटें दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ में बांटी जा सकती हैं, और अगर बांटी जा सकती हैं तो उसकी रीजनिंग तरीके के मुताबिक, किस कानून के मुताबिक? नंबर 2, अगर नहीं बांटी जा सकती तो क्या उनका स्टेटस आज़ाद रह सकता है? और अगर उनका स्टेटस आज़ाद रह सकता है तो कल कोई इस तरह की अगर कानून साजी या कोई इस तरह का कोई मामला आ गया जिस पे 63A का इतलाक डिफेक्शन का, कि पार्लिमानी पार्टी के हेड की डायरेक्शन है कि आपने फ़लाँ को वोट देना है, फ़लाँ को वोट नहीं देना, तो क्या इन लोगों के ऊपर डिफेक्शन क्लॉज अगर नहीं लगेगी तो 63A कहाँ जाएगा? ये बहुत पेचीदा केस है और इसको सुप्रीम कोर्ट ने ही अल्टीमेटली अब इस तमाम सवालात को डिसाइड करना है। ठीक है, तो आप अब जब के पार्लिमानी पार्टी मौजूद है तो आपको क्या लगता है जो कानून के अंदर कोई ऐसा भी शिक मौजूद है कि ये मखसूस नशिस्तें अब वापस सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिल भी सकती हैं? आपने एक तो आज़ाद हैसियत बता दी विद इन दी 3 प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के, विद इन दी 3 डेज़ तो कहा हुआ है ना, लेकिन लिस्ट नहीं जमा करा ना। मेन सवाल है उनकी तरफ से कोई लिस्ट अभी तक नहीं आई, तो वो जो एडिशनल लिस्ट भी तब होती जब पहले जमा करवाई गई होती, लेकिन पहले भी जमा नहीं हुई, अब दूसरी भी जमा नहीं हुई। तो क्या अब लिस्ट जमा करवाने का कोई तरीक़ाकार मौजूद है? ये सुप्रीम कोर्ट ने अब तय करना है, अब तय करना। और अगर लॉ में नहीं है कुछ जी, तो फिर क्या पार्लियामेंट इस पर कानून साजी कर सकती है? देखिए, कोर्ट डायरेक्शन पार्लियामेंट को नहीं दे सकती, लेकिन कोर्ट सजेस्ट ज़रूर कर सकती है कि हमारी राय ये है कि इसमें जो है वो पार्लियामेंट अगर चाहे तो कानून साजी कर सकती है। ये माजी में जो है हमारे पास कुछ मिसालें इस तरह की मौजूद हैं, लेकिन डायरेक्शन पार्लियामेंट को बिल्कुल भी नहीं दी जा सकती। और वो जो ये कोर्ट की राय होती है वो मैंडेटरी नहीं होती पार्लियामेंट पे। तो कुछ देर के लिए ये अखज़ कर लें कि ये अगर कह दिया गया कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो एक ऑप्शन दे दिया जाए कि आप इस पर मुज़ाकरात करें, आप उस पर कानून साजी कर लें, तो फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिजर्व सीट्स के हसूल के लिए बाकी के साथ मिलकर कानून साजी करनी, सियासी जमातों के साथ पहले बारगेनिंग करनी पड़ेगी, मुज़ाकरात करनी पड़ेगी, और अगर वो मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो फिर उसके बाद मामला आगे चलेगा।
तो ये पाकिस्तान की सियासत का एक बहुत बड़ा केस है और इस केस की वजह से तमाम स्टेक होल्डर्स एक पेज पे भी आ सकते हैं। अच्छा, आखिर पे आपकी कीमती राय ये जानना चाहूँगा कि अब ये जो इतनी बड़ी आइनी एक किस्म का कह सकते हैं कि एक लीगल क्वेश्चन खड़ा हो गया है, क्या इसकी बुनियाद या स्टार्टिंग वहीं से हुई है कि अगर निशान ना लिया जाता तो अब ये मसाइल अब तक ना होते? बिल्कुल भी नहीं। वो केस अलग है, उसके फैक्ट्स टोटली अलग हैं। वो केस था इंट्रा पार्टी इलेक्शन का। मेरा ये सवाल है कि अगर उस वक़्त बल्ले का निशान दे दिया जाता है तो अब ये मामलात जो हैं इस हद तक ना पहुँचते? मेरा नहीं ख्याल नहीं। इसकी वजह ये है कि वो मामला टोटली अलग था, ये केस टोटली अलग है। लेकिन मखसूस नशिस्तों का मामला तो तभी आया ना कि इन्होंने अपने निशान पे इलेक्शन नहीं जीता, ये पार्लिमानी पार्टी नहीं है, इसलिए ना उन्होंने लिस्ट जमा करवाई है। लेकिन अगर बल्ले का निशान उनको दे दिया जाता, उन्होंने लिस्ट भी जमा करवाई थी, अपने निशान पर भी होते, पार्लिमानी पार्टी भी होती और मखसूस नशिस्तें भी होती, चाहे वो जितनी भी जीते। बल्ले के निशान के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक असूल तो होल्ड किया है ना जी। अब वो असूल क्या होल्ड किया है? अब किसी को पसंद आएगा, सबको बराबर मौका नहीं दिया गया। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बल्ले के निशान के ऊपर असूल ये तय किया है कि ये जो सियासी जमातें पार्लियामेंट में अपने आवाम को रिप्रेजेंट करती हैं, इन सियासी जमातों के अपने अंदर भी डेमोक्रेसी होनी चाहिए। मैंने वही कहा कि इन्होंने अपनी जमात के अंदर बाकी लोगों को मुनासिब मौका फराहम नहीं किया इलेक्शन में हिस्सा लेने का। लेकिन आप देखिए कि 14 लोगों को एंटरटेन करने के लिए मेरे ख्याल में कुछ 4.5-5 करोड़ वोटर्स जो थे उनका भी तो किसी न किसी तरह से हक मारा गया ना सर। 8 लाख या 10 लाख शायद इनके रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं पीटीआई उनका। चलिए ऐसा कह लेते हैं कि 14 लोगों के हक को देखते हुए 8 लाख डिबेट्स हो रही हैं, आर्गुमेंट्स तो बिल किए जा रहे हैं। नाज़रीन, ये तमाम मालूमात थी। जज़ीब अब्बासी साहब ने बड़ा ब्रीफली इस चीज़ के ऊपर जो एक्सप्लेन किया है, उनका बहुत शुक्रिया। कमेंट सेक्शन खुला है, आपके पास कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, अपनी राय से भी हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अभी तक के लिए इतना ही। जज़ीब अब्बासी साहब के साथ कमर मेकन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।